पिछले भाग में आपने देखी विक्रम और रेवती की पहली मुलाकात की कहानी, लेकिन एक गलती से उनकी पहली मुलाकात भयानक रात में बदल गई और उनके सामने दिल को दहला देने वाला मंजर छा गया। फिर उस गुमनाम स्टेशन पर कब विक्रम रेवती से दूर हो गया उसे खुद पता नहीं चला। अब देखिए आगे। धुंध भरे जंगल के बीच रेवती की चीख सुन पूरा जंगल कांप उठा और फिर हर तरफ सन्नाटा छा गया। पंछी अपने पंख समेटने लगे और चमगादड़ों का झुंड आसमान से वापस अपने ठिकानों पर छिपने लगा। बारिश की बूंदों ने जंगल की आग को खत्म कर दिया था और एक बार फिर से हर तरफ अंधेरा छा गया। स्टेशन मास्टर के रूम से लाया गया इमरजेंसी लाइट भी बारिश में भीग जाने की वजह से दम तोड़ने को तैयार था। पर रेवती इन सब चीजों से रुकने वाली नहीं थी। वो किसी भी हाल में सही सलामत अपने प्यार विक्रम को वापस पाना चाहती थी। इसलिए सीधे उन चमकते जुगनुओं के पीछे ऊंचे नीचे पहाड़ वाले जंगल में भाग निकली। काफी देर भागने के बाद रेवती को जंगल में स्टेशन मास्टर के बिखरे हुए कपड़े मिले और ठीक वहीं पर जुगनुओं का झुंड इधर उधर आपस में बिछड़ते हुए कहीं गायब हो गया। रेवती समझ गई थी कि विक्रम यहीं कहीं आसपास उस स्टेशन मास्टर के चंगुल में होगा। तभी रेवती को झाड़ियों के उस पार कुछ सुगबुगाहट महसूस हुई। पता करने के लिए जैसे ही रेवती ने झाड़ियों को आपस में बांटा, वैसे ही उस ओर से एक भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया। रेवती वहीं जमीन पर गिर गई और भेड़िया उसके ऊपर, जो अपने जबड़े को फाड़ रेवती को चबा जाना चाहता था। पर रेवती ने भी उसके गले को ऐसे पकड़ रखा था कि भेड़िए का उस तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था। पर भेड़िया अपने पंजों से लगातार रेवती पर वार करते जा रहा था, लेकिन रेवती ने भी मौका देखते ही पास में पड़ी लकड़ी को उठाया और भेड़िए के गले में गोद दिया और भेड़िया वहीं छटपटाने लगा। रेवती ने भेड़िए के गले में नुकीली लकड़ी को इस तरह गोता था कि भेड़िया सिवाय छटपटाने के अपने मुंह से रत्ती भर आवाज भी नहीं निकाल पा रहा था। इसलिए उस भेड़िए से निश्चिंत हो रेवती झाड़ियों के उस पार देखने लगी, जिसके बाद वहां का नजारा देख उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि विक्रम के हाथ बंधे हुए थे और वो पेड़ से उल्टा लटका हुआ था और उसके ठीक नीचे एक अग्निकुंड जल रहा था, जिसके सामने अर्धनग्न बैठा था वही बदसूरत स्टेशन मास्टर, जो अपने हाथ में एक वुडू जैसी गुड़िया ले कुछ मंत्र बुदबुदा रहा था। और उसके सामने अग्निकुंड के चारों ओर बनी आकृति, थाली में रखे सिंदूर और एक बड़ी तलवार को देख रेवती समझ गई कि स्टेशन मास्टर ने विक्रम की बलि चढ़ाने की पूरी तैयारी कर रखी है। पर उसे बचाने के लिए रेवती चाहकर भी उस पार जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि स्टेशन मास्टर ने अपने चारों ओर भेड़ियों का पहरा लगा रखा था। तभी रेवती को एक तरकीब सूझी और उसने तड़पते हुए भेड़िए के गले से लकड़ी वापस खींची। लकड़ी के बाहर निकलते ही वो भेड़िया तेज आवाज में चीख पड़ा। उसकी आवाज सुन बाकी सभी भेड़िए भी पहरा छोड़ दौड़ते हुए इसी ओर आ गए। इतने में रेवती भी मौका देखते ही सीधे स्टेशन मास्टर के सामने जा पहुंची। उधर भेड़ियों का दिल दहला देने वाला विलाप चल रहा था और इधर स्टेशन मास्टर अपनी सिद्धि में विलीन था। उसकी सिद्धि की तैयारी और बुदबुदाते हुए मंत्रों को सुन रेवती इतना तो समझ गई थी कि वो स्टेशन मास्टर विक्रम के शरीर पर अपना कब्जा करना चाहता था। रेवती ने उसी नुकीली लकड़ी से उसकी पीठ पर वार कर दिया, पर स्टेशन मास्टर पर उसका कोई असर नहीं हुआ, जबकि पूरी की पूरी लकड़ी उसकी पीठ में जा धंसने के बाद भी उसे चींटी काटने बराबर भी दर्द नहीं हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। गुस्से में आकर उसने उसकी पीठ से उस लकड़ी को निकालकर लगातार कई बार उसकी पीठ में गोता, पर उसका उस दानव स्टेशन मास्टर पर कोई असर नहीं हुआ। उसके शरीर से खून का एक कतरा भी नहीं निकला। वो रेवती की इस नाकामी पर खिलखिलाकर हंसने लगा। और मार मुझे, इतनी जल्दी थक गई क्या? अरे तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अभी यही तेरी आंखों के सामने तेरे प्यार की बलि चढ़ेगी। आंखें बंद कर और वापस से अपनी साधना में लग गया। रेवती की आंखें वापस से गुस्से में दहकने लगी, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। हमला करती भी तो वार खाली जाता,
परेशान हो रेवती घुटनों के बल बैठ गई और गुस्से में हाथ की लकड़ी को सिंदूर भरे थाल पर दे मारा, जो उड़ते हुए वुडू से जा टकराया और वुडू थोड़ा दूर जाकर गिर पड़ा और उसके साथ ही वो स्टेशन मास्टर भी वुडू की तरह गिर पड़ा। अचानक से ये होता देख रेवती के चेहरे पर मुस्कान छा गई, क्योंकि उसके सामने उस स्टेशन मास्टर का भेद खुल गया। इसलिए बिना देर किए उसने वुडू को अपने हाथ में उठा लिया और मुस्कुराने लगी। ए लड़की, ये सही नहीं कर रही तू, छोड़ दे उसे। छोड़ दूंगी, पहले विक्रम को सही सलामत नीचे उतारो, वरना एक झटके में तेरे सर को धड़ से अलग कर दूंगी। अरे कुछ नहीं हुआ उसे, बस वो बेहोश है। ला मुझे दे दे ये। अच्छा, विक्रम बिल्कुल ठीक है, तब तेरा यहाँ क्या काम? चल निकल यहाँ से। इतना कहते ही रेवती जोर से उस वुडू के कान में चिल्लाई, जिससे स्टेशन मास्टर का सिर फटने लगा और फिर उसने वुडू को वहीं फेंक दिया जहां भेड़ियों का झुंड रो रहा था। वुडू के फेंकने के साथ ही स्टेशन मास्टर भी हवा में झूलते हुए सीधे जमीन पर जा गिरा और उसके शरीर पर ऐसे निशान बनने लगे जैसे कोई उसे नोच नोच कर खा रहा हो। इधर स्टेशन मास्टर के कमरे में रेवती लगातार विक्रम को होश में लाने की कोशिश कर रही होती है और काफी मशक्कत के बाद जैसे ही विक्रम को होश आने लगा, वैसे ही रेवती ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और फिर विक्रम घबराते हुए कहने लगा, वो स्टेशन मास्टर राक्षस है, उसने मुझे उल्टा लटका दिया। किसने तुम्हें उल्टा लटकाया विक्रम? पूरी रात तो तुम मेरी बाहों में थे। मतलब हम पूरी रात यहीं थे, स्टेशन के बाहर जंगल में नहीं गए। विक्रम, तुमने मुझे बिस्तर से बाहर जाने ही नहीं दिया, तो फिर जंगल कैसे जाएंगे? लगता है ये बस एक बुरा सपना था। हाँ, शायद सपना ही था, होश उड़ा देने वाला बुरा सपना। और पूरी रात तुमने मेरे होश उड़ाए, उसका क्या? अरे घबराओ मत, रात अभी और भी बाकी है, मेरे पास आ जाओ। इतना कहते हुए वो दोनों एक बार फिर से आपस में सिमट जाते हैं और वीरान स्टेशन पर उनके सांसों की आवाजें तेज हो जाती हैं और उनकी आंखें तब खुलती है जब दरवाजे पर तेज दस्तक होती है। विक्रम जैसे ही दरवाजा खोलता है, उसकी आंखें सुबह की रोशनी से बंद हो जाती है। अरे साहब, आप लोग ठीक तो है ना? हाँ, क्यों, कुछ हुआ है क्या? अरे स्टेशन मास्टर का शिकार हो गया है, भेड़ियों ने नोच खाया उसे। क्या विक्रम को स्टेशन मास्टर की मौत की असली वजह का पता चल जाएगा? क्या रेवती की असलियत से वो हो जाएगा रूबरू? और आखिरकार रेवती में ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो वो आंखों से आग उगलती है?